कमजोरियां सब में होती हैं, बस उस कमजोरियों को ताकत बनाना है। कहते हैं ना कि गुरु का स्थान कभी होगा ना कम, भले कर लें कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो इंटरनेट पर है हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो हम अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। वो एक ऐसा मोमेंट था कि मेरा बचना और ना बचना एक ही बराबर था। आपको पता नहीं है कि कब समय आपका पूरा हो जाए। जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो भावनाएं उथल पुथल हो जाती हैं, जिससे आज की युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल गलत निर्णय भी ले लेती है। परिश्रम कर सफलता हम पा सकते हैं, अपने जीवन को आदर्श हम बना सकते हैं। वाह, क्या बात है। नमस्कार, वेलकम टू द आइडियल लाइफ। और मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस सीज़न के सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप तक आते रहें। हर इंसान सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, फिर दूसरे के बारे में, और तीसरे पर आते हैं वो बेजुबान जीव जिनके दर्द को समझने वाला कोई भी नहीं है। तो जो इंसान हमारे बीच आज हैं, उनकी यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो मनुष्य का दर्द समझने के साथ साथ पशु पक्षियों का भी दर्द समझते हैं। इनकी एनजीओ पशु सेवा के लिए काम करती है। सुनैना गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। राज्य सर्वश्रेष्ठ युवा जैसे पुरस्कार से आप सम्मानित हैं, और न जाने कितने ऐसे अवार्ड्स हैं जिनके बारे में हम इस एपिसोड में डिस्कस करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिस उम्र में लड़कियां अपनी शादी के बारे में सोच रही होती हैं, अपने करियर के बारे में सोच रही होती हैं, उस उम्र में आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट्स की हैं। समाज सेवा के बारे में आप सोचते हैं, आप पशु सेवा के बारे में सोचते हैं, सोशल वर्क के बारे में सोचते हैं। तो जो आपके एक्सपीरियंस हैं उससे हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है जिसने आपको इस हमारे शो में आने के लिए प्रेरित किया? जैसा कि शो का नाम ही आइडियल शो है, तो जैसे इसका इनविटेशन मिला तो एक खुशी हुई कि हम एक युवा हैं और अपनी आवाज़ को दूसरे युवाओं तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जो युवा शक्ति है वो राष्ट्र का निर्माण करती है, और अगर युवा शक्ति गलत राह पर चली गई तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जब आपका इस शो का मुझे पता लगा तो मुझे लगा कि मुझे शो में जाना चाहिए, कि अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जब मैं आपसे साझा करूंगी तो मेरी आवाज़ को युवा पीढ़ी भी सुनेगी और कहीं ना कहीं हमारे समाज का उत्थान भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा यही उद्देश्य है, इसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। तो हर इंसान अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कोई सूत्र यूज़ करता है, कोई फार्मूला, कोई फिलॉसफी यूज़ करता है। तो आप अपनी लाइफ में क्या फार्मूले यूज़ करते हैं, क्या फिलॉसफी यूज़ करते हैं? कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। सर्वप्रथम मैं अपने जीवन में मेडिटेशन को काफ़ी अहम भूमिका मानती हूँ, क्योंकि जो मेडिटेशन है उससे हम खुद को जान पाते हैं। आपको पता है कि जो एक युवा पीढ़ी है उसके कंधे पर देश का निर्माण जो है वो बिल्कुल कार्य करता है। राइट राइट। तो मैं मेडिटेशन को सबसे अहम भूमिका मानती हूँ कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आत्मचिंतन करते हैं। मैं युवा पीढ़ी को भी यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को आत्मचिंतन करेंगे तो हम सही और गलत में निर्णय ले पाएंगे, और साथ साथ हमें सही और गलत संगति में उनका अंतर पता होना चाहिए, तभी एक युवा पीढ़ी अपने जीवन में कामयाब हो सकती है। आपने पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे आदर्शों के लिए मानती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वप्रथम मेडिटेशन, कि जिससे हम आत्मचिंतन कर सकें। अगर हम आत्मचिंतन करते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन निर्माण किस लिए हुआ है और हमें क्या कार्य पूर्ण करना है। तभी हम किसी निष्कर्ष पर निकल पाते हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से अगर हमें कहीं जाना है तो हमें टिकट भी वहीं की लेनी पड़ेगी जहाँ जाना है। अगर हम ऐसे ही एक यात्री ट्रेन में सफर करेगा तो वो भी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकता। जी जी। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति अपने दोनों कांधे पर मटके लटकाकर घूमता है। एक मटका बिल्कुल सही होता है और एक टूटा हुआ होता है। तो वो रोज घर घर पानी पहुंचाने का पनिहार काम करता है। जो सबूते वाला मटका है वो बहुत ही इतराता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, भाई तू तो देख टूटा पड़ा है, तेरी तो कोई इज्जत भी नहीं है, मैं तो पूरा पानी घर तक पहुंचाता हूँ। और जो टूटे वाला है वो बेचारा बहुत ही मायूस रहता है कि मेरा मालिक रोज इतनी मेहनत करता है पर मैं घर घर सिर्फ आधा ही पानी पहुंचा पाता हूँ। तो एक दिन उसने मायूस होकर अपने
मालिक से कहा, मालिक मैं आपका इतना नुकसान रोज करता हूँ, अरे आप मुझे बदल क्यों नहीं लेते, आपके पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो उसके मालिक ने इतना ही सुंदर जवाब दिया जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि मुझे तुम्हारी इस कमजोरी का पता है कि तुम टूटे हुए हो, परंतु मैंने तुम्हारी कमजोरी को एक ताकत में बदला है। ये देखो, जिस रास्ते से वो जाते थे ना, उस रास्ते पे उन्होंने फूलों के बीज गेर दिए। अब जब जब वो पानी जाता था तो वो उनको सींचता जाता था। और वो उसके मालिक ने उसे बताया कि तुम रोज मेरा नुकसान नहीं करते, उल्टा तुम मेरी बढ़ोतरी करते हो। मैं इन पेड़ पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको बेच करके उनसे पैसे भी इकट्ठे कर लेता हूँ। तो इसीलिए हमें जीवन में अपनी कमजोरियां हम सबको पता होती हैं। तभी मैंने बोला कि आत्मचिंतन, अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, कमजोरियां सब में होती हैं, बस उस कमजोरियों को ताकत बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये जो आपने बात बताई बिल्कुल सही बात है कि हम खुद से ही बात नहीं करते। हम खुद से बात कर, अगर हम खुद को ही नहीं जानेंगे, खुद से बात नहीं करेंगे, तो हमें अपनी क्वालिटीज़ और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस पता ही नहीं लगेंगी। तो वो पता लगेंगी तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसा कि आपने देखा भी है कि अक्सर हमारे साथ काफ़ी सारी परेशानियां आ जाती हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं। अब आपको पता है मानव जीवन अनमोल है, जीवन में उतार चढ़ाव आना तो स्वाभाविक ही है, परंतु उनका समाधान निकालना एक कला है। राइट। और अगर हम समाधान की कला ही नहीं जीवन में उतार पाए तो हम एक सही मनुष्य साबित नहीं हो सकते। बिल्कुल। अक्सर युवा पीढ़ी में क्या होता है कि परेशानियां तो काफी हैं पर हमें उत्तर नहीं पता, हम कभी इससे पूछ रहे हैं, इससे पूछ रहे हैं, या तो आजकल तो गूगल पे भी सर्च करने लगे हैं। हाँ। तो मतलब उन सबका जवाब हमें वहां नहीं मिल सकता। अगर हम आत्मचिंतन करेंगे तो हम अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं। राइट। हर बात का जवाब तो गूगल नहीं दे सकता। हमारे इमोशंस, हमारे भाव, हमारे विचार तो हमें ही जानने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गुरु का भी अपना स्थान है। हम कहते हैं कि हर चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन हर चीज भी इंटरनेट पर नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु का स्थान कभी होगा ना कम, भले कर लें कितनी भी उन्नति हम। वैसे तो इंटरनेट पर है हर प्रकार का ज्ञान, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। वेरी नाइस। बिल्कुल। सुनैना जी, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर एक की ज़िंदगी में ना कोई ऐसी घटना होती है जहाँ से उसको बहुत बड़ा लेसन मिलता है। तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी घटना आप हमसे शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको कोई बड़ा लेसन दिया? बिल्कुल, जैसे बचपन में हम सभी नाना मामा के घर जाते हैं, तो बचपन में मैं भी वहीं रही हूँ, ज़्यादातर मेरा जीवन वहीं गुजरा है। तो एक बार की बात है कि अभी 6 साल पहले मैं अपने नानी के घर थी, और ये देखिए कि वहाँ पर लाइट नहीं थी, अर्थ का करंट था, और वहाँ पे इतने बड़े बड़े टावर हैं कि सारी बिजली का कनेक्शन ही वहीं से जाता है। तो अच्छा। अचानक से बस वैसे खेलते खेलते, बचपना था तो हाथ लग गया, और हाथ क्या लगा, उसने मेरा जीवन ही खतरे में डाल दिया। मतलब वो एक ऐसा मोमेंट था कि मेरा बचना और ना बचना एक ही बराबर था। सब ये मान भी चुके थे कि पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी, और सब मतलब दुआएं करने में लगे हुए थे। जब मैं सही हुई, चलो मुझे रिकवरी में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब मैं ठीक हुई तो मैंने एक चीज़, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन, तो मैंने अपनी लाइफ में ना ये चीज़ अनुभव की कि जीवन में ना आपको पता नहीं है कि कब समय आपका पूरा हो जाए। तो जब मैंने देखा कि आज जीवन है, कल को नहीं रहेगा, तो मतलब मुझे इस जीवन में कुछ ऐसा करना है कि कल को एक मतलब जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो भी उससे सीख ले। तो मैंने अपने जीवन को वहां से एक टर्न पॉइंट दे दिया कि अब मेरा जीवन, जितना भी समय है मेरे पास, मुझे किस लिए मेरा जन्म हुआ है, मुझे क्या कार्य करना है, मैंने ये आत्मचिंतन से इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे। और आज मेरा जो उद्देश्य है यही है कि मैं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाऊं, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी भी उससे प्रेरणा ले और अपने सही रास्ते को चुन सके और देश के उत्थान में सहायक हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यही लेसन हमारी ऑडियंस को भी जाता है कि जीवन का तो कुछ भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। तो जितना आप ज्ञान इकट्ठा कर सकें, जितनी नॉलेज आप इकट्ठी कर सकें लोगों के एक्सपीरियंसेस से, तो आप अपने जीवन को आइडियल बना सकते हैं। कहते हैं ना कि समझदार वो है जो खुद सीखे, और उससे भी ज़्यादा समझदार है जो दूसरों के अनुभव से सीख ले। तो दूसरों के अनुभव से सीख लो। आपको हम इतने अच्छे अच्छे हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं कि आप उनके अनुभव से अपने जीवन को आदर्श बना सके। ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई एक खड्डे में गिर गया तो आपने भी खड्डे में गिरना है। उसके एक्सपीरियंस से आपको पता लग गया तो आप उस किसी और रास्ते से चले जाइए, सही रास्ते से चले जाइए। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि
आपकी जो फिलोसफिकल नॉलेज है या जो लाइफ से रिलेटेड आपकी थ्योरी है, इसका सोर्स क्या है? मतलब कोई हॉली बुक, कोई आध्यात्मिक किताब या कुछ और? बिल्कुल, आध्यात्मिकता से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ और मेरे भगवत गीता को ही ज़्यादा पढ़ने में मेरी रुचि है और उससे मैं काफ़ी कुछ सीखती भी हूँ। जो भी आध्यात्मिक किताबें हैं, ज्ञानवर्धन किताबें हैं, उनसे मैं काफ़ी प्रेरणा लेती हूँ। और यही मेरे जीवन में भी सबको यही बताना चाहूँगी कि अध्यात्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल। बहुत बड़ा रोल है। तो जो मेरे ज्ञान का सोर्स है उसे मैं भगवत गीता ही मानती हूँ। भगवत गीता से ही मैं काफ़ी ज्ञान प्राप्त करती हूँ। जो भी ज्ञानवर्धन किताबें हैं उससे ज्ञान लेती हूँ। और अगर हम अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो हमारे जीवन में एक निरंतरता बनी रहेगी। कई बार क्या होता है ना कि जीवन में उतार चढ़ाव आने लग जाते हैं कि हम खुद पजल हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो भगवत गीता तो ऐसी गीता है कि उसमें हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एक बार की बात है, आपको पता है कि कोल खेड़दे गोविंद राय ने गल पिता नु आखी, वाक तुहाडे होर पिताजी कौन करूगा राखी, जग विच हुण नजर नहीं आउंदा तुहाडे वर्गा दानी, हिंदू धर्म दी रखिया खातर जां दित्ती कुर्बानी। अगर गोविंद राय जी ने अपने पिता को ये बात ना कही होती तो गुरु तेग बहादुर जी भी अपना बलिदान नहीं देते। उनको भी उनसे मोटिवेशन मिला। तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है भगवत गीता से। और भगवत गीता तो सबको पढ़नी चाहिए। आजकल तो हमारे पास टीवी, यूट्यूब, जो भी सोर्स है, नहीं पढ़ सकते, सुनने की क्षमता है तो सुनिए। आजकल हर सोर्स अवेलेबल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जितना भी इंसान को अपने जीवन में टाइम मिले, बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे ड्राइव कर रहे हैं, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ऑडियो लगा सकते हैं। बस में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑडियो लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं। यही एक कारण है कि हम भी ये जो एपिसोड बना रहे हैं इसी रीज़न से बना रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो वीडियो सुन सकें, ऑडियो सुन सकें, क्योंकि आजकल लोगों की बुक्स पढ़ने की कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में किसे आदर्श मानते हैं? कौन आपके आइडल हैं? मैं अपने जीवन में आदर्श स्वामी विवेकानंद जी को मानती हूँ। अच्छा। और उन्होंने कहा भी है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। तो हम सबको जब भी अपना कोई भी कार्य करना है तो पूरी निष्ठा से करना है। हम अक्सर क्या होता है ना, आजकल रिजल्ट सोच लेते हैं, अरे मैं करूंगा तो अगर यहाँ तक नहीं पहुंचा। परंतु हम अगर पॉजिटिव सकारात्मक रूप से कोई भी काम करेंगे तो अगर हम वहां तक नहीं भी पहुंच पा रहे तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसके आसपास होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कोई भी अगर लाइफ में काम करना है तो बिल्कुल पॉजिटिव वे से करना है। और स्वामी विवेकानंद जी तो अपने आप में एक उदाहरण है युवा पीढ़ी के लिए। और आजकल आपको पता है कि जो समाज के हालात हैं कि मैंने आपको जैसे बताया था कि हम यानी युवा पीढ़ी, जिसे आप सब कल का भविष्य मानते हैं, जिसके कांधों पर आप देश की बागडोर थमाना चाहते हैं। आजकल युवा पीढ़ी परीक्षा में असफल होने पर चुनौतियों से हार कर आत्महत्याएं कर लेती है। हाँ, ये बहुत गलत हो रहा है आजकल। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके चले जाने के बाद उनके माता पिता, सगे संबंधियों पर क्या बीतेगी। कितनी गीता गंगा माँ की गोद में सो जाती हैं, कितनी सीता रेल पटरियों पर लहू हो जाती हैं, कौन कुएं में कूद गई, गिरी कौन मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या रोज रंगे अखबारों से। हमारी युवा पीढ़ी का जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वह आत्मनिर्भर नहीं है, चुनौतियों का सामना करने से डरते हैं। कहते हैं ना, जो सबका मुंह ताका करते मिली उन्हें मंझधार है, बनो स्वावलंबी जीवन में तो निश्चित उद्धार है। तो हमारी युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। बेसिकली जो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी हो गई है, मन कमजोर हो गए हैं लोगों के। तो जब मन कमजोर हो जाता है तब इंसान ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करता है। बिल्कुल, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर इंसान मन से ही हार गया तो उसे कोई भी दुनिया की ताकत खड़ा नहीं कर सकती। और अगर वो मन से जीता है तो कहते हैं ना आध्यात्मिक शक्ति, वो उसके इर्द गिर्द आके उसको ऐसी सकारात्मकता देती है कि वो अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव कर सकता है। बिल्कुल राइट। तो हमारी युवा पीढ़ी को आजकल अध्यात्म से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि वो अपनी लाइफ में एक अच्छा गोल अचीव कर सकें। अगर युवा पीढ़ी ही इस तरीके से गलत कारनामे करती रहेगी तो हमारे राष्ट्र का निर्माण तो बिल्कुल भी, अगली जनरेशन तो और वीक हो जाएगी। अगली जनरेशन, और अभी तो हमारे वक्त में तो हमारे दादा नाना नानी, दादा दादी वगैरह हमें
नॉलेज देते रहे हैं, हमें सूत्र देते रहे हैं, फॉर्मूला देते रहे हैं, अभी हमारे पेरेंट्स भी देते रहे हैं। लेकिन अगर आज की जनरेशन खुद ही इतनी मेंटली वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे डेवलप करेगी? बिल्कुल, पृथ्वीराज और जयचंद का उदाहरण देखिए। उनकी आपसी फूट के कारण ही मोहम्मद गोरी को आक्रमण करने का साहस हुआ। राजपूतों की परस्पर शत्रुता के कारण ही मुगलों के पांव भारत में जमे। रावण और विभीषण की आपसी फूट के कारण ही सोने की लंका जलकर राख हो गई। अगर आज की युवा पीढ़ी भी इस तरीके से गलत राह पर चलेगी तो समाज का उत्थान नहीं हो सकता। आज की युवा पीढ़ी को हमारे शहीदों से प्रेरणा लेने की बहुत अधिक आवश्यकता है कि प्रेरणा शहीदों से हम नहीं लेंगे तो आजादी ढलती हुई शाम बन जाएगी, और अगर वीरों की पूजा हम नहीं करेंगे सच मानो वीरता बांझ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। राइट। इस एपिसोड के एंड में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को कोई एक टिप दें आइडियल लाइफ के लिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न हरिनाम। इस परिवर्तनशील संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख ने तो आना ही है। विवेक और धैर्य खोने से कुछ बनता नहीं, अपितु बिगड़ ही जाता है। विवेक और धैर्य के बल पर ही भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सके। जब तक सूर्य उत्तरायण न हुआ वे शव शैया पर विराजते रहे। और मैं युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूंगी कि अपने सहायक आप बनो, होगा सहायक प्रभु तभी। बस चाहने ही से किसी को सुख नहीं मिलता कभी। करपद हृदय दृढ़ कर्ण, तुझको ईश ने सब कुछ दिया, है कौन ऐसा काम जो तुझसे न जा सकता किया। अरे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के जीवन में भी आपत्तियां आई, परंतु उस समय भी आत्मनिर्भरता से ही काम चल सका। और जिसने अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनाया उसका जीवन निरखमय बन गया। आत्मनिर्भर होना तो अपने जीवन में सबसे कीमती है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही हमारी मनुष्यता का मर्म हो। शनृप अमर के हित सतत चारित्र्य रूपी वर्म हो। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। अगर वो खुद पर हिम्मत रखेगी तो वह अपने सारे गोल, सारे अचीवमेंट्स को पूर्ण कर सकती है और राष्ट्र निर्माण में सहायक भी हो सकती है। अगर युवाओं को अपना व्यक्तित्व उच्च श्रेणी का रखना है तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम निर्णय लेना, वो तो जीवन जीने की कला है। अगर एक युवा पीढ़ी, एक व्यक्ति निर्णय सही लेगा तो वह अपना जीवन भली भांति जी सकता है। दूसरा, समय का पालन। अगर इंसान पंक्चुअल होगा, अगर वह समय की कद्र करेगा तभी समय उसकी कद्र करेगा। बिल्कुल जी। विश्लेषण करने की क्षमता, कि सही और गलत में वह निर्णय ले सके कि क्या सही है और क्या गलत है, और ये तभी संभव है जब वह आत्मचिंतन करे। बिल्कुल जी, ये तो बिल्कुल सही बात है। भावनाओं में स्टेबिलिटी, कि हमारी, आपको पता है कि जब हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं तो भावनाएं उथल पुथल हो जाती हैं, जिससे आज की युवा पीढ़ी जो है बिल्कुल गलत निर्णय भी ले लेती है। इमोशनल फूल भी हो जाते हैं लोग, और इमोशंस के चक्कर में गलत डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल, तो भावनाओं पे काबू पाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये तभी होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे। राइट। दूसरा है कि तनाव पे काबू, कि आजकल इतना जल्दी हाइपर हो जाते हैं कि अगर पेरेंट्स ने भी कुछ कह दिया तो एकदम कि ऐसा कह कैसे दिया। तो ऐसा नहीं करना है, तो हमें बिल्कुल अपने तनाव पर काबू पाना है। और अगर क्रोध हमें आ भी रहा है तो उसे पॉजिटिव रूप में लेना है। ये नहीं कि हमें क्रोध आ रहा है तो हम तोड़फोड़ कर देंगे, नहीं। अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हम अपनी क्रिएटिविटी को निखारेंगे। हमें डांस करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, तो हम वो चीजें करेंगे, तो इससे हमारे में एक सकारात्मक रूप से बदलाव आएगा। हाँ, मतलब अगर गुस्सा आ रहा है किसी बात पे तो अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, किसी आर्ट में डांस कर लो, गाना गा लो, म्यूजिक सुन लो। यही तरीके हैं अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। बिल्कुल। और जीवन रचनात्मक, कि अपने जीवन को जो है वो रचनात्मक बनाएं। अगर हम एक ही काम को एक ही तरीके से करते रहेंगे ना तो हम भी बोर हो जाएंगे कि यार रोज ही कर रहे हैं, इसमें तो कुछ न्यू नहीं है। तो जब भी कोई काम करो तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहो। कि कभी अपनी सिटिंग प्लान, आज रोज यहीं बैठ के पढ़ाई करते हो तो ठीक है, 10-15 दिन बाद सिटिंग प्लान चेंज कर दो। इससे क्या होता है ना कि हमारा जो एक माहौल होता है वो बदलना जरूरी है, कि एक इंसान को भी थोड़ा उसमें चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ बहुत सही आपने बताई कि डेली कुछ ना कुछ जो अपनी रूटीन में हल्का फुल्का सा अगर हम चेंज करें तो हमें बोरिंग नहीं लगेगी अपनी लाइफ। जैसे कपड़े, थोड़े टाइम बाद हम कपड़े से बोर हो जाते हैं अपने, तो नए ले आते हैं, नए पैटर्न के ले आते हैं, तो डाल के
कपड़े सिर्फ डालने से, कपड़े चेंज कर लेने से, नए न्यू कपड़े जब हम डाल के जाते हैं कहीं, तो कितना कॉन्फिडेंस सा फील होता है, कितना पॉजिटिव सा फील होता है कि आज मैंने नए कपड़े डाले हैं। नया परफ्यूम लेकर आते हैं तो बिल्कुल। जैसे काफ़ी दिन से आप एक ही परफ्यूम लगा रहे हैं, आज नया परफ्यूम लगाते हैं तो बड़ा अच्छा सा खुद को ही अच्छा फील होता है कि मैंने नया परफ्यूम लगाया हुआ है, अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है, दूसरे लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा मेरे आसपास बैठेंगे तो ये बिल्कुल सही बात बताई आपने। हाँ जी। साथ साथ बड़े बुजुर्गों की बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी। शादी होनी थी तो लड़की वालों ने लड़के वालों से शर्त रखी कि हम बारात जब भी लेकर के आओ तो उसमें कोई भी बुजुर्ग ना हो, अच्छा। सारे यंगस्टर होने चाहिए। कि कोई भी बुजुर्ग अगर हमें उस शादी में दिखा आपकी बारात में तो हम अपनी लड़की को विदा नहीं करेंगे। अब वो लड़के वाले परेशान कि भाई आज तक शादियों में सारे तो बुजुर्ग ही आते हैं और अभी शादी में तो बुजुर्ग भी नहीं आएंगे, तो ऐसा कैसे होगा। तो उन्होंने ये बात जाके अपने घर में बताई कि भाई शादी में कोई बुजुर्ग नहीं जाएगा, वरना जो मेरी प्रेमिका है उसे तो विदा नहीं करेंगे वो। तो सारे परेशान। तो उसमें एक बुजुर्ग बोला नहीं भाई मैं तो जाऊंगा क्योंकि तुम वहां फंस जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर आप गए तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, देखो कुछ भी हो जाए आप नहीं जाओगे। अब बुजुर्ग है, कहते हैं ना जैसे ही बुजुर्ग होता है इंसान तो उसमें बचपना आने लग जाता है। तो उसने बोला कि नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे मुझे जैसे मर्जी लेके जाओ। अब उन्होंने ट्रंक लेके जाना था, उन्होंने कहा मुझे ट्रंक में ही बंद कर दो, उसमें छिद्र कर देना जिससे हवा भी पास होती रहे और मेरे को सुनता भी रहे कि वहां पर क्या चल रहा है। तो चलो उनकी जिद के कारण उनको ट्रंक में ले गए। अब लड़की वालों ने लड़के वालों को बोला देखो जी सारी रस्में तो हो गई, अब लड़की को तब विदा करेंगे, हमारी एक शर्त है। वो कह रहे अब आपकी क्या शर्त है। हमारी शर्त ये है कि आपको सारी नदी में दूध भरना पड़ेगा, तब आपकी लड़की विदा होगी। तब हमारी सारी नदी में दूध भरना कि पड़ेगा, आपको सारी नदी में दूध भरना पड़ेगा। अच्छा। तब हम अपनी लड़की को विदा करेंगे। अब सब परेशान, इतनी चहल पहल होगी कि भाई पूरी नदी में हम दूध कैसे भरे। अब वही बुजुर्ग ने अपना जो उसका अनुभव है वो साझा करते हुए कहते हैं ना कि बुजुर्ग ही लाइफ में सब कुछ है। तो बुजुर्ग ने अपने लड़के को बोला कोई बड़ी बात नहीं है, तुम ऐसा ऐसा करके लड़की वालों को बता दो। वो लड़की वालों के पास जाता है, बिल्कुल सीना तान के कहता है अरे ये कोई बड़ी बात है, नदी में दूध ही तो भरना है, आप ऐसा कीजिए आप नदी खाली कीजिए, दूध हम भर देंगे। अब नदी ना खाली हो सकती और ना दूध भरा जा सकता। तो फिर एक व्यक्ति जो है बोला कि बिल्कुल सही कि बुजुर्गों के बिना गति नहीं है। तो इसीलिए अंत में केवल यही कहेंगे युवा पीढ़ी को कि हिम्मत रखिए, हौसला बनाए रखिए, जो सोचा है अपने जीवन में उसे पूरा ठानिए। तूफान भी जिसे देख घबराते, हम तो वो फौलादी आंधी हैं, दिया होकर सूर्य से टकराते, हम वो महात्मा गांधी हैं। हमारी रगों में चंद्रशेखर आजाद का खून है, हमारी बाजुओं में नेता सुभाष सा जुनून है। परिश्रम कर सफलता हम पा सकते हैं, अपने जीवन को आदर्श हम बना सकते हैं, अपने जीवन को आदर्श हम बना सकते हैं। वाह क्या बात है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने आपसे काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, आपके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख लिया होगा। थैंक यू सो मच। तालाब की तरह रुकना नहीं, मुझे दरिया बनकर बहना है, मुर्दों की तरह मरना नहीं, किताब के पन्नों में जिंदा रहना है और आपकी आइडियल शो की वीडियो में जिंदा रहना है। वाह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने अवसर दिया कि युवा पीढ़ी भी हमारी आवाज़ सुन सके, सीख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एक हम टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको अपनी तरफ से देना चाहते हैं।